गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी डेप्रिसिएशन। नया इलस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि सारी थ्योरी एक साथ नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे कुछ कुछ थ्योरी पढ़ते जाएंगे। जो मेन चीज़ है वो पढ़ चुके, अब छोटे मोटे ऑब्जर्वेशंस हमें पढ़ने हैं। तो आपके WDV मेथड के बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन दे रखा है WDV एंड SLM, कि SLM और WDV में फ़र्क क्या होता है। मेन फ़र्क हम जानते हैं सर कि SLM में डेप्रिसिएशन एक जैसा लगता है और WDV में डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आया? फिर मैंने कहा कि SLM में तो वैल्यू क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। 1 लाख की एसेट है, 10% 10,000 हर साल डेप्रिशिएट करता हूँ तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन WDV में कभी भी वैल्यू क्या नहीं होगी, ज़ीरो नहीं होगी। अगर आखिरी में 1 रुपया भी बचा है तो उसका भी 10% 10 पैसा होता है, 90 पैसा तो आपका बच ही जाएगा। इट मीन्स वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। फिर मैंने कहा था कि SLM किसके ऊपर लगता है, ऐसी एसेट्स के ऊपर जो मुझे लगता है जिनसे मिलने वाला बेनिफिट क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। और WDV किसके ऊपर लगेगा सर, उन असेट्स के ऊपर जिनसे शुरुआत में तो बेनिफिट अच्छा खासा मिल रहा है पर धीरे धीरे उससे मिलने वाला बेनिफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका असेट भी, उसका डेप्रिसिएशन भी धीरे धीरे क्या कर देते हैं, अपन कम कर देते हैं। अब फॉर्मली बुक में से कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। जनरली अगर 6 पॉइंट्स है तो 4 मैंने कवर कर दिए हैं, 1-2 ही बाकी रह जाएंगे। पहला है, मैं बेसिस पढ़ रहा हूँ, दोनों का फ़र्क समझा रहा हूँ। पहला है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सर SLM में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसा रहेगा, सेम। WDV में क्या रहेगा सर, रिड्यूस होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है सर, SLM में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट और WDV पे किस पे होता है सर, WDV पे रिटर्न डाउन वैल्यू पे। एक बार डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची उस वैल्यू पे अगली बार क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन। जैसे 1 लाख पे 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा तो अगले साल किस पे लगेगा, 90 पे। फिर 90 पे अगले साल 10% 9,000 लगा तो फिर अगले साल कितने पे लगेगा, 81 पे। 81 में से 8100 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लग जाएगा तो कितना बचा, 72,900 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब SLM पे तो बेस क्या रहता है, ओरिजिनल कॉस्ट, और WDV में बेसिस क्या रहता है उसकी, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर ऑन P&L, स्टार मार्क कर लो इस वाले पॉइंट पे, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आ जाओ। अब सर इन लोगों ने डेप्रिसिएशन को असेट के ही एक और एस्पेक्ट से जोड़ दिया, वो है रिपेयर्स। कि जब भी मैं किसी एसेट को यूज़ करता हूँ तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू तो कम होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ें पुरानी होती जाएगी उस पर मेरा एक खर्चा और होने लग जाएगा, वो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। एग्जाम्पल लें अपन के, यही स्मार्ट बोर्ड, एफिशिएंसी ज़्यादा दे रहे हैं, धीरे धीरे एफिशिएंसी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लगाने वाला डेप्रिसिएशन भी मैं क्या कर दूँगा, कम कर दूँगा। पहले साल में 25,000 लगाना हो तो अगले साल में 20, फिर 15, फिर 10 एंड सो ऑन धीरे धीरे। लेकिन जो रिपेयर का खर्चा है वो तो उल्टा चलेगा कि नई असेट के ऊपर रिपेयर क्या होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो या फिर ना के बराबर कम होता है। फिर जैसे जैसे असेट पुरानी होती जाती है रिपेयरिंग का खर्चा क्या होता जाता है, पुराना ज़्यादा बढ़ता जाता है। जैसे आप लोगों की गाड़ियाँ शुरुआत में नई होती है, चलती भी अच्छी है, बेनिफिट भी ज़्यादा देती है, एवरेज भी ज़्यादा देती है, और रिपेयरिंग का खर्चा भी क्या आता है, मिनिमम, सिर्फ जो नॉर्मल अपन सर्विस करवाते हैं बस वही। लेकिन जैसे जैसे पुरानी होती जाती है सर एवरेज भी गिर जाता है, इतनी स्मूथ चलती भी नहीं है, मतलब मिलने वाली एफिशिएंसी भी कम, मिलने वाला बेनिफिट भी कम, और रिपेयरिंग का खर्चा जस्ट डबल और ट्रिपल, और जितनी पुरानी होगी रिपेयरिंग का खर्चा उतना ही आएगा। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो मेरी असेट है, इस असेट से मिलने वाला जो बेनिफिट है वो तो ऐसे डाउनवर्ड पे जा रहा है ना, मतलब शुरुआत में बेनिफिट ज़्यादा और बाद में बेनिफिट कम। अगर बेनिफिट डाउनवर्ड पे जा रहा है तो डेप्रिसिएशन भी मैं कैसे लगाऊंगा, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है कि तुम लोगों ने, नहीं पढ़ी, चलो कोई बात नहीं। ये ग्राफ तो समझ में आ रहा है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब डाउनवर्ड मूव कर रहा है ये। अब इसी मशीन के ऊपर
जो आपका रिपेयरिंग का खर्चा है वो कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग, ऐसे कि ईयर 1 में रिपेयरिंग का खर्चा कम है, फिर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, खर्चा बढ़ता जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं कोई असेट खरीद के लाया हूँ, उसके ऊपर जो लगने वाली रिपेयरिंग का खर्चा है ना, ढंग से सुनना, 10 साल असेट चलेगी, उस असेट पे रिपेयरिंग का जो खर्चा होगा वो कैसे होगा, पहले साल में 1000, दूसरे साल में 2000, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10वें साल में कितना खर्चा हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है। अब इस असेट पे जो लगने वाला डेप्रिसिएशन है ना, वो डेप्रिसिएशन कितना है, 10,000 का असेट है, या फिर यूँ मान लो 10 भी नहीं, 30,000 का असेट है, उस पर पहले साल में लगने वाला डेप्रिसिएशन। अब समझना, मेरा डेप्रिसिएशन जो है मैं लगा रहा हूँ SLM बेसिस पे, SLM बेसिस पे लगा रहा हूँ, तो डेप्रिसिएशन कैसा लगेगा, सेम। मतलब अगर मैंने पहले साल में 3,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाया तो हर साल 3 3 3 3 3 3 डन। पर जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो तो कैसा जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग। रिपेयर तो स्वाभाविक सी बात है, शुरुआत में कम लगेगी, बाद में क्या लगेगी, ज़्यादा। तो अगर मैं इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखूँ किस में, SLM में, किस में देखूँ बेटा मैं, SLM में, वो कैसा रहेगा कि सर डेप्रिसिएशन 3 है, लेकिन पहले साल में रिपेयर कितना है, 1, तो 4,000। फिर अगले साल में डेप्रिसिएशन तो वही 3 है, लेकिन लगने वाला डेप्रिसिएशन क्या है, 2, तो कितना हो गया, 5। फिर ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डेप्रिसिएशन क्योंकि सेम है और मेरा जो रिपेयर है वो बढ़ता जा रहा है, तो कंबाइंड इफेक्ट भी तो बढ़ता ही जाएगा ना हर बार। समझे कि नहीं समझे? मतलब अगर SLM मेथड लगाते हो तो मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन और रिपेयर का जो खर्चा है वो कांस्टेंट बेसिस पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन WDV में ऐसा नहीं होगा। WDV में क्या होगा कि पहले साल में अगर डेप्रिसिएशन ज़्यादा है तो रिपेयर क्या है, कम है, फिर धीरे धीरे डेप्रिसिएशन कम हो रहा है और रिपेयर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो तराजू का एक पल्ला कम हो रहा है और एक पल्ला ज़्यादा जा रहा है, तो चीज़ें क्या होती रहेगी, बैलेंस होती रहेगी। तो ये यूँ कहना चाहता है कि अगर आप WDV लगाओगे तो आपके ऊपर डेप्रिसिएशन और रिपेयर का जो कंबाइंड इफेक्ट है ना, वो कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा। क्योंकि डेप्रिसिएशन धीरे धीरे कम होगा और जो रिपेयर है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। तो दोनों का टोटल क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। मतलब पहले साल में 4 लगा है तो अगले साल में भी 4 4 4 4 4 4 ऐसा सेम रहेगा। लेकिन SLM में डेप्रिसिएशन सेम है, रिपेयर बढ़ रहा है, तो कंबाइंड इफेक्ट भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सबको बात समझ में आ रही है? हाँ। नेक्स्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, तो समझना। अब थोड़ी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी बेटा, जैसे इस वाले में थोड़ी मैथमेटिक्स हुई, इसमें भी होगी, लेकिन मैथमेटिक्स में उलझना मत। जैसे ही आप उलझ जाओ तो वापस ऊपर आ जाना, ऊपरी नज़रिए से समझने लग जाना। मेरी मशीन है 1 लाख रुपए की, 1 लाख की मशीनरी है, 10 साल चलेगी। चलेगी तो 10 साल ही, वो फैक्ट है, दुनियादारी कोई चेंज थोड़ी कर सकता है। ये मशीन में खरीद के लाया हूँ, 10 साल चलेगी तो 10 साल चलेगी। अब ये SLM लगाए और ये WDV लगाए, ये दोनों अपना अपना देखे, पर मशीन तो 10 साल ही चलेगी ना उसके हिसाब से। ऐसा थोड़ी है कि सर SLM लगाओगे ना तो मशीन ज़्यादा चलेगी, WDV लगाओगे ना तो मशीन क्या चलेगी, कम चलेगी। उसको पता पड़ रहा हो जैसे कि तुम SLM लगा रहे हो कि WDV लगा रहे हो, ऐसा थोड़ी पॉसिबल, सेम ही चलेगी। अब 1 लाख की मशीन 10 साल चलेगी तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 10,000। आप हर साल 10 करके 10 साल बाद एसेट की वैल्यू क्या कर दोगे, 0। लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि आपको डेप्रिसिएशन SLM नहीं लगाना है, WDV लगाना है, तो WDV में आप ये मत सोचना कि WDV में तो हम पहले साल में 10 लगाएंगे, फिर अगले साल में 9 लगाएंगे, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर ऐसे WDV में सेम डेप्रिसिएशन से स्टार्ट हो, SLM सेम लगता रहे और WDV में नीचे गिरावट आती जाए, तो पूरी मशीन तो कभी डेप्रिशिएट हो ही नहीं पाएगी। हो पाएगी क्या, सोचो आप। मैं आपको टेबल देके बता देता हूँ। ये मेरा ग्राफ है,
ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। SLM में तो क्या लग रहा है, सेट 10,000 का डेप्रिसिएशन पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, दसवें। तो 10 इंटू 10 100, 1 लाख की पूरी मशीन क्या हो गई डेप्रिशिएट, 10 साल चली, 10 साल में डेप्रिशिएट। लेकिन अगर WDV लगाऊंगा और पहले साल में 10 ही लगाऊंगा तो दूसरे साल में 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, कितना फ़र्क आ जाएगा सोचो ना। हर साल 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ये मशीन आधी डेप्रिशिएट होगी 10 साल बाद, पूरी तो हो ही नहीं पाएगी। टोटल करके देख लो भैया, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि टोटल करके बताऊं बच्चों की तरह। समय तो समय के साथ चल पाएगा। देखो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? कौन कौन चाहता है सर अमाउंट लिख के बता दो ना एक बार, समझ में आई बता दो। तो देखो ये वाला तो सिंपल है, 10 10 10 10, 10 साल में 10 इंटू 10 100। इधर क्या होगा, पहले साल में 10 आप प्लस करते जा रहे हो, दूसरे साल में 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करो बेटा टोटल। यहाँ से लेके यहाँ तक 10 और 15, 21, 28, 28 और 36 और 9, 45 प्लस 10 कितना हुआ 55, कितना हुआ बेटा 55। वहाँ पूरी 100 की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, यहाँ तो आधी हुई 55 ही डेप्रिशिएट हुई। मतलब आपकी एसेट 10 साल चलेगी पर 10 साल में डेप्रिशिएट नहीं हो पाएगी। तो फिर क्या करें सर, बताओ क्या करें, क्योंकि एसेट तो 10 साल ही चल रही है, मुझे डेप्रिशिएट तो 10 साल में ही करना है। तो फिर क्या करना चाहिए, सोच के बताओ। P&L थोड़ी, आपका डेप्रिसिएशन ही गलत है। आप लॉजिक तो लगाओ, डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, क्योंकि एसेट 10 साल चलती है। मैं देख लो प्लीज, एसेट कितने साल चलेगा, 10 साल। एसेट की वैल्यू 100 है, तो मुझे 10 साल में 100 डेप्रिशिएट करनी ही करनी है, मेरे पास दूसरा रास्ता है ही नहीं। क्योंकि इस 100 रुपये का बेनिफिट मुझे 10 साल में मिलना है, तो 100 रुपये को मुझे 10 साल में ही बांटना है। अब अगर मैं WDV के थ्रू बांटता हूँ तो 100 साल में मैं 10 साल में मैं 100 रुपये को बांट ही नहीं पा रहा हूँ, तो फिर क्या करूँ, ज़्यादा परसेंट क्या लगाना पड़ेगा मुझे, डेप्रिसिएशन। सर हो सकता है कि आपको शुरुआत में 10 के बजाय 15 से स्टार्टिंग करनी पड़े, कि जहाँ SLM की रेट 10% है वहाँ पे WDV की रेट क्या रखनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तभी तो गिरते 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 10 के बराबर पहुँचेगी। समझे कि नहीं? तो यही बोल रहा है वो कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो जो SLM में होती है वो कम होती है, और जो WDV में होती है वो रेट क्या रखनी पड़ती है, हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, रीड कर लो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाला। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज केप्ट लो इन कंपैरिजन टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन केप्ट हाई इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट में रेट क्या रखेंगे अपन, ज़्यादा रखेंगे। अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स वाले SLM को अप्रूव नहीं करते। मतलब इनकम टैक्स तो समझते ही होंगे आप लोग, समझते हो कि नहीं समझते? इनकम टैक्स समझते हो तो हम जो इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं। अब अपन अब्देली सर वाला एग्जांपल लेके समझे कि अब्देली सर ने जो मशीन लगाई थी उससे वो 15 लाख रुपए कमा रहे थे, 10 लाख रुपए उनका क्या हो रहा था, खर्चा हो रहा था, 5 लाख का वो समझ रहे थे कि मेरा प्रॉफिट है। हमने गलत बताया था कि नहीं बताया था कि तेरा प्रॉफिट 5 लाख नहीं है, इस 5 लाख को कमाने के लिए तेरी 10 लाख की एक एसेट जो घिसती चली जा रही है उसका डेप्रिसिएशन कितना है, 2 लाख रुपए, तो 5 में से 2 माइनस कर दे, तेरा प्रॉफिट 3 ही है कि नहीं है? समझ में आई कि नहीं आई ये बात? हाँ, तो डेप्रिसिएशन एक वैलिड एक्सपेंडिचर है। इनकम टैक्स वाले भी मानते हैं कि डेप्रिसिएशन तो सर लगाना ही पड़ेगा। अब अगर SLM से लगाएंगे ना तो इनकम टैक्स वालों को ये बात हजम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो कहेंगे यार SLM में तो सारा कमाल, सारा खेल तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। अब मान लो अब्देली सर भी हैं और मैं भी हूँ, अब्देली सर को डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट पता नहीं था तो वो तो गए इनकम टैक्स ऑफिसर के पास। इनकम टैक्स ऑफिसर ने सवाल जवाब करे कि बच्चे कितना कमाए, उन्होंने कहा 15 लाख, कितना खर्च किया 10 लाख, वो कह रहे ला 5 लाख के प्रॉफिट होता है, मान लेते हैं 10% की रेट है तो ला 5 लाख का 10% 50,000 रुपये पे कर दे।
फिर मेरी बारी आई, मैंने भी उनके जैसी सेम मशीन लगाई, सब कुछ मेरा भी काम का डिट्टो सेम। अगला मैं गया मुझसे पूछे कितने कमाए, मैंने कहा 15 लाख। कितने खर्च किए, मैंने कहा 10 लाख। कि देख तेरा भी प्रॉफिट 5 लाख, 5 लाख का 10%, तू भी 50,000 रुपये दे दे अब्दुल सर की तरफ। तो मैं कह रहा हूँ नहीं सर, मैं 5 लाख का 10% 50,000 नहीं दूंगा। ये क्यों? कि यार ये 5 लाख को कमाने में मेरी मशीन भी तो लगी, वो भी तो किसी 10 साल में तो वो ख़त्म हो जाएगी, 5 साल में तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसका डेप्रिसिएशन कितना है, 2 लाख रुपए, वो भी तो माइनस करो, वो भी तो एक तरह का खर्चा है। आप एग्री कर रहे हो तो इनकम टैक्स ऑफिसर भी एग्री करेगा कि हाँ सही कह रहा है। तो मेरे हिसाब से 5 में से 2 लाख का डेप्रिसिएशन खर्चा है, मेरा प्रॉफिट तो कितना है 3 लाख, तो मैं तो 3 लाख का 10% कितना दूंगा, 30,000 ही दूंगा मैं तो। क्या ठीक है ला 30,000 रुपये दे। अब मैं कमरे के बाहर गया, इनकम टैक्स ऑफिसर से मिलके अब्दुल सर वहाँ खड़े थे, क्यों दिया 50,000? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अपन दोनों सेम मशीन खरीद के लाए हैं, अपन दोनों सेम काम काज करते हैं, सेम खर्चा सेम इनकम, तूने 50,000 क्यों नहीं दिया? मैंने समझाया कि इस तरीके से नहीं दिया। अच्छा ऐसा भी है क्या? अब देख अगले साल, फिर अगले साल इनकम टैक्स ऑफिसर आए, फिर वही पूछे कितना कमाया, अब्दुल सर ने कहा 15 लाख। कितना खर्च किया? वो कह रहे हैं 10 लाख। कि लाओ पिछले साल की तरह 5 लाख पे 10%। कि नहीं, पिछले साल डेप्रिसिएशन माइनस करना भूल गया था, इस बार तो करूँ। कितना है डेप्रिसिएशन? 2 लाख है तुम्हारा भी डेप्रिसिएशन, 2 लाख माइनस करूँगा? नहीं, 2 लाख माइनस नहीं करूँगा मैं। फिर कि वो मुर्तज़ा सर को तो मशीन चलानी आती है, उनसे तो चल जाती है, तो उनकी मशीन तो 5 साल चल जाएगी, मेरे को तो मशीन चलानी ही नहीं आती, मैं तो अनाड़ी हूँ, मेरी तो बार बार पे ख़राब होती है, तो मेरी मशीन तो 2 साल ही चलेगी। कि है तेरी 2 साल ही चलेगी? हाँ मेरी तो 2 साल ही चलेगी। तो 10 लाख डिवाइड बाई 2 साल, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 5 लाख। 5 ही कमाए, 5 का ही डेप्रिसिएशन, 0। वो इनकम टैक्स ही नहीं दे रहे। इनकम टैक्स वालों को समझ में आ गई ये खेल, हो गया यार इसकी भी मशीन सेम, इसकी भी मशीन सेम, धंधा सेम, दोनों का सब कुछ सेम, पर ये डेप्रिसिएशन 2 लाख, ये डेप्रिसिएशन 5 लाख, ये तो सारी पावर इनके हाथ में चली गई। तो इनकम टैक्स वालों ने कहा कि SLM वाला खेल में हमारे साथ मत खेलना। इनकम टैक्स वालों ने साफ मना कर दिया कि इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के टाइम पे SLM वाला मेथड नहीं चलेगा। तो फिर सर WDV वाला चलेगा। तो WDV में अब वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं तो 10% लगाऊंगा, अब्दुल सर कह रहे हैं मैं 25% से लगाऊंगा, मैं मेरा डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगाऊंगा। तो इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं ज़्यादा समझदार मत बनना, WDV हम अप्रूव करते हैं और डेप्रिसिएशन की रेट भी हम अप्रूव करेंगे। और डेप्रिसिएशन की रेट इन अ जनरल अगर तुम याद रखना चाहो तो प्लांट एंड मशीनरी पे उन्होंने रख रखी है 15%, फर्नीचर पे उन्होंने रख रखी है 10%, बिल्डिंग पे रख रखी है 10%, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रिलेटेड इक्विपमेंट्स पे रख रखी है उन्होंने 40%। और भी बहुत सारी रेट्स हैं, आप तो 15% याद रख लो। कि इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि एक पहली बात SLM नहीं चलेगा, WDV चलेगा, और उसकी भी रेटें क्या है, फिक्स है भाई, हम बताएंगे भाई, तुम कम चलाओ ज़्यादा चलाओ, चलानी आए ना आए, 5 साल चले, 10 साल चले, 15 साल चले कि 50 साल चले, 15% मतलब 15%। समझ में आया? तो ये पॉइंट क्या कहता है कि अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, SLM को उन्होंने अप्रूव नहीं किया है, WDV को उन्होंने अप्रूव कर दिया है। नाउ सूटेबिलिटी, सर ये किसके ऊपर सूटेबल है? तो किसके ऊपर सूटेबल है सर? ऐसे एसेट्स के ऊपर जिससे मिलने वाला बेनिफिट क्या हो, सेम हो, जिसके ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा जनरली क्या हो, लो हो। लेकिन ऐसे एसेट्स जिनसे मिलने वाला बेनिफिट सेम नहीं है, उनके ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेम तरीके से नहीं लगता, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो फिर आप कौन सा लगाओगे? WDV लगाओ। क्लियर? ओके। इलस्ट्रेशन नंबर न्यू बुक में शायद 11, न्यू बुक में 10, ओल्ड बुक में 11। On 1st April 2017, Sonu Limited purchased a machinery for 3,90,000, on which they spent 5,000 for carriage, 2,000 for brokerage of the middleman, and 2,500 for installation, and 500 for an iron pad. अब ये कोई अलग अलग एसेट नहीं है, एक ही एसेट को खरीद के उसको अपने यहाँ पे ऑपरेशनल बनाने में ये सारे खर्चे हुए हैं। तो जितना भी खर्चा हुआ है वो सब एसेट की वैल्यू में ऐड कर लिया जाएगा और आपकी एसेट इन टोटल पड़ जाएगी 4 लाख रुपए की। सबका टोटल करके देख लो आप लोग, ठीक है? और जल्दी से आप क्या करो, डब्बे डब्बे मार्क कर दो फटाफट। मैंने आपसे कहा था कि जब आप नूब्स वाले लेवल पे हो तो मैं मार्किंग ज़्यादा कराऊंगा, और जब आप प्रो वाले लेवल पे आओगे तो मैं मार्किंग कम कराऊंगा। तो अब अपन आ चुके हैं प्रो वाले लेवल पे।
अब अपन पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डेट्स मार्क करेंगे, लेकिन देख के, अंधी में नहीं। जहां डेट मिली वो मार्किंग कर दी गलत, आप पढ़ोगे जिस डेट पे परचेज कर रहे हैं वो डेट्स पर ऐड डब्बे में मार्क करोगे, जिस डेट पे सेल कर रहे हैं सेल के टाइम पे 2 डेट होगी, एक सेल की डेट होगी और एक रेफरेंस वाली डेट होगी। रेफरेंस वाली डेट मार्किंग नहीं करनी। आजा बेटा आजा, कहाँ था इतने दिन, कहीं गया हुआ था, सब हो गया काम का यहाँ का, ठीक है आजा। प्लीज़ डब्बे मार्क कर दो, अंधी में मत करना, मैं झपड़ मार दूंगा किसी ने मेरे को गलत डेट बता दी तो। टोपी समझ गया तू, तो बटन लगा ले शर्ट का। चल बेटा माही बता भाई, कब परचेज करा अपन ने पहली वाली एसेट? इलस्ट्रेशन नंबर 10 न्यू बुक, इलस्ट्रेशन नंबर 11 ओल्ड बुक सोनू लिमिटेड। बोल बेटा कब परचेज किया? 1 अप्रैल 2017। सबसे बढ़िया डेट लगती है मेरे को अप्रैल वाली, अप्रैल से लेके मार्च पूरा साल चलता है। चल भाई मारू, सुन रहा है ना तू? कितने की एसेट है देख के बता मेरे को। 4 लाख रुपीज़ की, 3,90,000 मेन अमाउंट है, छोटा छोटा सारा अमाउंट ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 लाख। मारूफ के पास रजा, जब अपन परचेज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? वेरी गुड। ऑन 1 अप्रैल 2017 टू बैंक अकाउंट 4 लाख रुपीज़। चल भाई अलियसगर, 1 अप्रैल को मैंने एसेट परचेज करी, कर दी एंट्री। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन कौन से डेट पर है? सेम डेट पे है क्या? कितने का है ट्रांजैक्शन? 10,000 का ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल को। कहाँ से देखा तूने 10,000 का ट्रांजैक्शन? क्वेश्चन तो सही है ना तेरा? हाँ, वो सारे खर्चे अपन ने 3,90,000 में ऐड करके 4 लाख लिख दिए बेटा। उसके बाद अब क्या कर रहे हैं ये बता। मैं क्या पूछ रहा हूँ मुझे ये बता दे। मैंने 1 अप्रैल को ये 3,90,000 वाली मशीन खरीदी, उस पर दुनिया भर के खर्चे करे, समझ में आ गया। असेट को परचेज करने से, असेट को यूज़ करने से पहले जो भी खर्चा होता है असेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है। ये रूल है भाई, सुन लेना सारे न्यू स्टूडेंट्स। असेट को फर्स्ट टाइम यूज़ में लेने से पहले जो भी खर्चा होता है वो असेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है। वो मैंने कर दिया। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन कौन सी डेट पे है मुझे ये बता दे तू। 31 मार्च। कौन सी? ये तो क्वेश्चन देख रहा है सॉल्यूशन देख रहा है? क्वेश्चन ही नहीं है, 31 मार्च है। अलियसगर तू क्वेश्चन देख रहा है सॉल्यूशन देख रहा है? सॉल्यूशन क्यों देख रहा है? तेरे को क्वेश्चन देखना चाहिए सॉल्यूशन देखना चाहिए? चल अजीज तू बता बेटा, तेरे को समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अगला ट्रांजैक्शन कौन सी डेट का है? 1 नवंबर 2000। हाँ कोई बात नहीं, 1 नवंबर 2013। क्या करना है? परचेज के सेल? परचेज कर रहे हैं 1 नवंबर 2013। तो जिस बुक के हिसाब से मैं चल रहा हूँ उसमें 1 नवंबर 2017 को हम परचेज कर रहे होंगे। 18 है तो ठीक है, फिर तो तेल लेने जान दो। मतलब बीच में क्या आ गया? ईयर एंड आ गया। ईयर एंड आ गया तो क्या होगा भाई मैदांश? ईयर एंड पे क्या एंट्री होती है? बाय डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस।
अब डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आपको क्वेश्चन का एंड वाला पार्ट देखना ही पड़ेगा कि ईयर एंड कब हो रहा है, डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है, डेप्रिसिएशन की रेट क्या है। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, डेप्रिसिएशन है WDV और 10% रेट है। तो ऑन 31 मार्च 2018 यहाँ लिखेंगे अपन बाय डेप्रिसिएशन 4 लाख का 10% पूरा का पूरा 40,000। ईयर ऑफ परचेज में वैसे तो महीने गिनते हैं अपन, लेकिन ये अप्रैल से लेके मार्च पूरा साल है तो पूरे साल का ही लगेगा। ऑन 31 मार्च 2018 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4 लाख में से 40 गए 3,60,000। फर्स्ट अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट वाली मशीन 3,60,000। अब अगली मशीन हम परचेज कर रहे हैं ऑन 1 नवंबर 2018 टू बैंक अकाउंट। ये सेकंड मशीन हो गई मेरी। कितने की परचेज करी अपन ने इसको, 1 लाख की परचेज करी और उसमें इमीडिएटली ओवरहॉलिंग क्या होता है कि जब भी अपन कोई सेकंड हैंड चीज़ परचेज करते हैं, जैसे सेकंड हैंड कार मैंने परचेज करी तो डायरेक्टली उसको चलाने नहीं लग जाऊंगा, उसमें जो छोटी मोटी कमियां होती है ना वो ओवरऑल सारी ही सही करवाऊंगा। तो जो छोटी मोटी रिपेयर एंड मेंटेनेंस चाहिए होती है उसको फर्स्ट टाइम यूज़ में लेने से पहले उसको बोलते हैं अपन ओवरहॉलिंग। एसेट का रूल ये है कि मेरे यूज़ करने से पहले जो भी खर्चा करूँगा वो सारे एसेट की वैल्यू में ऐड कर दूंगा। 80,000 रुपये का एसेट नहीं 1 लाख रुपये का एसेट खरीदा, उसमें 20,000 रुपये खर्चा कर दिया, टोटल कितना हो गया 1,20,000। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1,20,000। याद रखना नवंबर में परचेज करिए, महीने गिनने पड़ेंगे। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन जो है वो है 30 सितंबर 2019, मतलब बीच में क्या आ जाएगा ईयर एंड। ईयर एंड में फिर से वही डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन। तो पहली वाली मशीन ये तो WDV है ना, तो सामने वाली खिड़की में चांद का मुखड़ा रहता है, ये रहा चांद का मुखड़ा 3,60,000 का, इसका 10% कितना हो जाएगा 36,000। और इधर चांद का मुखड़ा कितना है 1,20,000। इस पर 10% लगाना बहुत आसान है। 1,20,000 का 10% कितना हो गया 12,000। साल में महीने भी 12, डेप्रिसिएशन भी 12, एक महीने में कितना हो गया 1,000। कहाँ से कहाँ तक, नवंबर से लेके मार्च। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च कितने महीने हो गए भाई 5,000। तो 12,000 साल का, तो 5 महीने का 5,000, टोटल कितना हो गया 41,000 ऑन 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। 3,60,000 में से 36 जाएंगे 3,24,000। 1,20,000 में से 5 जाएंगे 1,15,000। ये हो जाएगा 4,39,000। 4,39,000 प्लस 41 हो गया 4,80,000। और यहाँ पे 360 प्लस 120 कितना हो गया, ये भी 4,80,000। जो क्लोजिंग बैलेंस है वही ओपनिंग बैलेंस है, इजी एस्पेक्ट है 1/4/2019 टू बैलेंस ओपनिंग में ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन 3,20,000 और 1,15,000, टोटल हो गया 4,39,000। अगला ट्रांजेक्शन देखो कब का है 30 सितंबर 2019। द मशीनरी परचेज इन 2017 was sold at a loss of 1,27,800। अंडरलाइन कर लो, डबल अंडरलाइन, एट अ लॉस ऑफ, मतलब इस बार मशीन कितने में बेची ये गिवन नहीं है, कितने के नुकसान में बेची ये गिवन है। ठीक है, अब सर इसका क्या करेंगे थोड़ी देर में समझाते हैं। मशीन हमने बेच दी, कौन सी वाली सर, वो जो अपन खरीद के लाए थे सबसे पहले 2017, मतलब ये 3,24,000 वाली। $3,24,000 वाली मशीन मैंने बेच दी। 30 सितंबर अच्छी डेट है, हैप्पी बर्थडे के एक दिन पहले वाली डेट। 30 सितंबर को बेच रहे, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने यूज़ करके बेची। 6 महीने मतलब आधा साल, तो आधे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 3,24,000, इसका 10%, तो एक जीरो उड़ा दो सर 32,400।
इसका कितना 1/2 6 महीने का मतलब 6/12 16,200 ऑन 30 सितंबर 2019। अली असगर क्या एंट्री होगी सेल के टाइम पे? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी? 3 होगी। कौन कौन सी होगी? तू बता रहा शवान। लानत है तेरी जिंदगी। वो अभी अभी आया है, सब जवाब दे रहा है। बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय P&L। अब देखो कुछ कुछ बच्चे तो समझ भी गए होंगे कि करना क्या है, और जिनको समझ में नहीं आया वो समझ लो। पहले डेप्रिसिएशन में निकाल चुका हूँ कितना 16,200। हम निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ सर्कल कर लेते हैं। इसका मतलब इन तीनों का टोटल कितना होना चाहिए 3,24,000। हमें कितने में बेचते हैं ये गिवन होता है, तो यहाँ पे गिवन होता है कितने में बेचा, तो बचा हुआ क्या आ जाता है P&L। इस बार हमें लॉस गिवन है, मतलब कौन सा वाला अमाउंट गिवन है? P&L का अमाउंट गिवन है। तो जो बच जाएगा वो किसके सामने आ जाएगा? बैंक के सामने कि इतने का बेचा होगा। अब और भी बच्चों की तरह धीरे धीरे समझाता हूँ। 3,24,000 में से 16,200 का तो क्या लग गया है डेप्रिसिएशन, तो वैल्यू बची है 3,07,800। अब समझना अच्छे से, अगर मैं यूँ कहूँ कि 3,07,800 की चीज़ मैंने 3 लाख रुपीज़ में बेच दी, सुनना पहले मेरी बात पूरी। 3,07,800 की चीज़ मैंने 3 लाख रुपीज़ में बेच दी, तो आप क्या कहोगे? सर 7,800 का क्या आ गया? लॉस आ गया। यही कहोगे कि नहीं कहोगे? कशिका यही कहेंगे नहीं कहेंगे? वापस बोलूँ? चेरी है यहीं पे है। 3 लाख और सिंपल करता हूँ यार, ये इतना लंबा फिगर भी क्यों? 3,07,000 की चीज़ मैंने 3 लाख रुपीज़ में बेच दी, तो क्या कहोगे? 7,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। सेम बात को मैं यूँ भी तो कह सकता हूँ कि मैंने 3,07,000 की चीज़ 7,000 के लॉस में बेच दी, तो आप क्या कहोगे? कितने में बेची? यही बात हुआ कि नहीं हुआ, है ना? आप हमें जब अगर बैंक का अमाउंट देते हो कितने में बेचा, तो जिज्ञासा आप अगर हमें बैंक का अमाउंट देते हो कितने में बेचा, तो अपन बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल लेते हैं? P&L। इस बार उन्होंने P&L का अमाउंट दे रखा है, कितना है? 1,27,800। बेटा तुम सारे लोग अच्छे से समझ लेना, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा तुमसे, और घर पे भी वही जाएगा जो जवाब देके जाएगा, ठीक है? और किसी से टीप टाप के मत करना, क्योंकि अगर तुमने इधर उधर से कहीं देख के करा और मैंने तुमसे पूरे क्वेश्चन में कोई एक पे उंगली रख के दिया कि ये अमाउंट तुम्हारा कहाँ से आया, और तुम इधर उधर देखने लग गए, सोचने लग गए, तो एक नया क्वेश्चन दे दूंगा। समझे? समझ लेना अच्छे से। आपको लॉस की वैल्यू दे रखी है तो 127,800। अगर यही चीज़ वो प्रॉफिट की बोलता ना कि इतने प्रॉफिट में बेचा, तो मैं यही चीज़ कहाँ लिख देता यहाँ पे 2 P&L। और अब मान लेते हैं 2 P&L 127,800 यहाँ पे प्रॉफिट में बेचा, तो 1 वाली वैल्यू और 2 वाली वैल्यू इन दोनों को प्लस करता और उसमें से ये माइनस कर देता, बचा हुआ कहाँ जाता? बैंक में। लेकिन हाल फिलहाल थैंक गॉड ये सारी नाटकबाजी नहीं है, उसने तो कहा है लॉस, तो यहाँ लिख दिया। तो अब इस बड़ी वाली वैल्यू में से ये दोनों माइनस कर दो आप। ये कितना हो रहा है देख के बताओ मुझे? 127, 128, 134, 144, 324 को 144, तो 2,80,000 1,80,000 में बेचा होगा अपन ने। हाँ, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है आपका? बैलेंसिंग फिगर 1,80,000। ये आया समझ में? हाँ, और कोई असेट परचेज करना है क्या अपन? नहीं। जयराम जी की बस 2 में से एक तो बेच डाली, एक अभी भी बची है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाएगा ऑन 31 मार्च 2020 बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड वाली मशीन 1,15,000 WDV है भाई, चांद के मुखड़े में से
कितना 1,15,000 का 10% 11,500 और वही 31 मार्च 2020 बाय बैलेंस कैरिड डाउन सेकंड मशीन। अक्षय बैलेंस कैसे निकलेगा, कितना निकलेगा ये नहीं पूछ रहा हूँ, कैसे निकलेगा ये पूछ रहा हूँ। किस में से क्या माइनस करेंगे, अमाउंट बोल के बता। 11,500 1,15,000। वेरी गुड। 1,15,000 वैल्यू है उसकी ओपनिंग वैल्यू, उसमें 11,500 क्या लग गया डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे वैल्यू बचेगी 1,03,500 और ये अकाउंट हो गया हमारा क्लोज। इधर तो एक ही फिगर है तो 4,39,000 और इन 1 से लेके 4-5 तक का भी टोटल कितना होना चाहिए 4,39,000। आपको अगर खुद पे विश्वास ना हो कि मेरी कैलकुलेशन सही है कि गलत है तो एक बार टोटल करके देख लेना ज़रूर, ठीक है। जल्दी से सारे रजिस्टर निकालो अपने अपने, जो क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ अभी हाथों हाथ करना है तुम लोगों को। क्वेश्चन आप लोगों को करना है पेज नंबर 16.63 पे। क्वेश्चन नंबर 14, अ कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 50,000 ऑन 1st October 2016। देखो ऐसी वाली जो लाल कलर वाली बुक है ना उसमें तो कौन सा है ये 14, अ कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर 50,000 मिल गया क्या। हाँ, और जो न्यू एडिशन है उसमें भी मैं देख के बता देता हूँ। तू तो नशे में ही है साले, उसमें भी 14 है। ये ऐसी जो नई वाली है उसमें भी क्या है 14, तो लगभग सब में ही 14 होगा। मिल गया क्या। हाँ चालू हो जाओ जल्दी से। इस क्वेश्चन को आप अभी अब्दुल सर की क्लास हो जाएगी, उसके बाद वाली क्लास में बैठ के किसी को 5 मिनट लगे किसी को 10 मिनट लगे ये सॉल्व करना है, ठीक है। आप अपने आप करो, किसी से समझ के करो। लेकिन मैं क्या करूँगा पता है कि आप जब मेरे को नोटबुक दिखाओगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा ये वाला फिगर कहाँ से आया, बेटा ये वाला अमाउंट कहाँ से आया, बेटा ये वाला अमाउंट कहाँ से आया। तो आप मुझे बता दोगे सर इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई किया इससे डिवाइड किया तो आ गया। तो मुझे आपकी वो रफ़ कैलकुलेशन भी देखनी है कि आपने वो कैलकुलेशन आपकी बुक में कहाँ कर रखी है, नोटबुक में कहाँ कर रखी है। आप अगर किसी रफ़ पेज पे करते हो तो वो पेज भी संभाल के लेके आना, ठीक है। बाय टाटा सी यू।